यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट में टॉपिक्स जो खत्म करती हैं उसके बाद हमने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी की थी। पीवाईक्यू की क्लास हमारी बहुत अच्छी गई। आशा है कि आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। इसके बाद अब हम जैसे कि हमने खत्म क्या-क्या कर दिया है, हमने मेन अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी पंचवर्षीय योजनाएँ, आज़ादी के बाद कौन-सी स्थितियाँ थी, हरित क्रांति, एलपीजी रिफॉर्म्स और अर्थव्यवस्था के प्रकार और इसी के साथ हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के साथ हमने सभी शब्दावली जो कि राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण थी, उन सभी को क्या कर लिया हमने कवर कर लिया है। इसके बाद जो रिदम होता है, इकोनॉमी को पढ़ने का जो पैटर्न होता है पढ़ने का वो क्या होता है? देखिए, ये इकोनॉमी का पार्ट है। इसको हम कुछ भागों में बाँटते हैं। भागों में इसलिए बाँटते हैं, अगर आप हमें इस टॉपिक को पढ़ाना है, तो आपको पहले इस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए, फिर इसकी होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए। इसलिए हम एक रिदम में पढ़ाते हैं, एक पैटर्न में पढ़ाते हैं। यानी वही है कि ए, बी, सी, डी, ई। तो एक रिदम होता है ऐसे, तो उस रिदम को ही फॉलो कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हमारा टॉपिक है बैंकिंग। तो आप हेडिंग डालेंगे, टॉपिक का नाम डालेंगे बैंकिंग। बैंकिंग में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? बैंकिंग में पढ़ने वाले हैं हम आरबीआई को और बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे पूरा इंडिया का, जो भी बैंकिंग सिस्टम है, कौन सी बैंकिंग क्या काम करती है और जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, वो कैसे काम करती हैं। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, क्योंकि आरबीआई हम पहले पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसी में समझ में आएगा कि हम इसमें मौद्रिक नीति पढ़ेंगे। अब देखिए, आज की क्लास लेने के बाद या हो सकता है कल की क्लास लेने के बाद भी आपसे आरबीआई से संबंधित पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व ना हो बहुत सारे। इसका सीधा सा कारण है कि आरबीआई से सीधा क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस में इसकी पूछ जाने की संभावना ज़्यादा है। यूपीएससी में भी पूछता है, लेकिन यूपीएससी में जो इसका ट्रेंड है वो है मौद्रिक नीति के साथ। इसके जो भी कार्य हैं, कार्यों में सबसे प्रमुख कार्य क्या है इसका? मौद्रिक नीति निर्माण। और मौद्रिक नीति में आपने अगर पहले भी इकोनॉमी पढ़ा हो तो आपको पता हो बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। तो पहले हम आरबीआई पढ़ेंगे, फिर बैंक सिस्टम पढ़ेंगे पूरा और ओवरऑल ये बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। फिर पढ़ेंगे हम नॉन एनबीएफसीज पढ़ेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसके बाद पढ़ेंगे हम क्या? मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति के बाद हम क्या पढ़ेंगे? आपकी क्या? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति से हम सीधा छलांग लगाएंगे कहाँ? आपका या तो हम टैक्सेशन पढ़ लेंगे, इंडिया में टैक्सेशन कैसे चलता है, या कोई हल्का सा टॉपिक डाल देंगे कैसे सब्सिडी। लेकिन हमने सोचा है कि सब्सिडी को हम कहाँ पढ़ेंगे? अपने एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में। एग्रीकल्चर में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। हो सकता है एग्रीकल्चर की क्लासेस 2 भागों में बांटा जाए। अब इसी में आपके कौन-कौन टॉपिक्स बचे हैं? आपके बचे हैं पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त। इसी में क्या आता है आपका? राजस्व, बजट, पूंजीगत, राजकोषीय घाटा, इसकी वित्तीयन कैसे किया जाता है, इससे संबंधित सभी अवधारणाएं। अगर ये खत्म हो जाता है तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ने में कोई समस्या नहीं होती। और इसी के बाद क्या पढ़ेंगे आप? कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे हम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमी की ओरिएंटेशन क्लास में हमने बताया था आपको। और कोई नए स्टूडेंट्स हैं तो पहले ओरिएंटेशन क्लास लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ लिया, उसी में हमारा क्या आएगा? एफडीआई आएगा, एफपीआई आएगा। तो लगभग हमारा 90% सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाएगा, स्टैटिक पोर्शन। और देखिए, इसके बारे में आज आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका बताने का कारण ये है कि देखिए स्टैटिक पोर्शन हमने खत्म कर लिया है। अब आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू के आपसे सॉल्व नहीं होंगे अभी। तो मैं साथ में पीवाईक्यू सॉल्व तो करवा रहा हूँ, किसके बेसिस पर? 3 बेसिस पर, कि आपको नॉलेज है, सेंस ऑफ ह्यूमर और टेक्निक्स, कि तीनों को साथ में यूज कैसे किया जाता है। वो आपने लास्ट क्लास में देखा, कल संडे था, उस दिन आपने कल देखा आपने कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सेकंड, पीवाईक्यू और करंट में, जैसे मैंने आपसे बोला था पहले कि जब आप नोट्स बना रहे हैं तो बाद में 2 पेज हमेशा छोड़ कर रखें अपने नोट्स में। तो मैं क्या करूँगा, जब हमारी सभी क्लासेस खत्म हो जाएंगी तब मेरी 6 से 7 क्लासेस क्या आएंगी? एक्स्ट्रा क्लासेस आएंगी। मैक्सिमम 6 मान कर चलिए। 6 क्लासेस में क्या होगा? पीवाईक्यू में जितनी भी आर्थिक शब्दावलियां और आर्थिक कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, सभी के बारे में डिटेल से इन 6 या 7 क्लास में पढ़ेंगे। इससे होगा क्या? पीवाईक्यू का एक भी कॉन्सेप्ट हमसे नहीं छूटेगा। और इसी में हम क्या सम्मिलित करेंगे? इसी में सम्मिलित करेंगे क्या हम? करंट में जो भी स्टैटिक पोर्शन
और आपकी टर्मिनोलॉजी, शब्दावली और कॉन्सेप्ट शामिल हो रहे हैं अभी, उनको भी शामिल करने के बाद हम आपको इसको पढ़ाएंगे। तो हमारी 100% तैयारी होगी किसकी? इकोनॉमी की। इकोनॉमी का एक भी क्वेश्चन पीवाईक्यू को आपसे छूट नहीं सकता। अगर वो छूट रहा है तो वो तभी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखिए पॉसिबिलिटी हर चीज में होती है। तो 100 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो 95 क्वेश्चंस की गारंटी हम देते हैं कि आप इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए। इसके बाद आपको 5 क्वेश्चंस की गारंटी हम ही देते हैं, क्योंकि देखिए एक्यूरेसी 95% हम देते हैं। वो 5 क्यों नहीं दे पाते हम? क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल हो, या वो कॉन्सेप्ट ऐसा हो कि वर्तमान में आने की संभावना बहुत कम हो, और वो फैक्ट या वो क्वेश्चन 2000 से पहले पूछा गया हो, तो उसकी आज की जो क्या है आने की प्रवृत्ति है वो खत्म हो गई हो, तो वो क्वेश्चन हमसे छूट सकता है। यानी 95% एक्यूरेसी हम बनाकर दे रहे हैं आपकी। और देखिए ऐसी क्लासेस आपको कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि इकोनॉमी एक तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, साथ में आपको गारंटी भी दे रहे हैं, और साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहे हैं। किसकी बेसिस पर? सिर्फ नॉलेज की बेस पर नहीं, एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स पर। और हम सिर्फ अंधाधुंध टेक्निक्स नहीं सिखाते हैं कि देखिए इसको फॉलो कर लीजिए तो आपका सही हो जाता है। इसको हम एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स आपको बताते हैं, इसके पीछे का लॉजिक भी बताते हैं। अगर कोई भी मेंटर या टीचर आपको एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स के बारे में बता रहा है और उसके पीछे का लॉजिक नहीं बता रहा है, तो सीधा सीधा मान लीजिए वो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा है। और सेकंड, जो मैं हर बार पहले की क्लास में बोल चुका हूँ, कई सारे पहले सेशंस हुए थे मेरे यूट्यूब पर और कई टेलीग्राम पर, तो मैंने हर बार बोला है कि हमेशा, और मैंने सर से भी बोला था, एडमिन सर से, उनसे बोला था कि मैसेज में डालिए, उन्होंने कई बार डाला है कि हमेशा एक या दो टीचर को फॉलो कीजिए। कई टीचर्स के पीछे भागेंगे, कई वीडियोज के पीछे भागेंगे, एक या दो, तो क्या होगा? आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। डिस्ट्रैक्ट होने का सीधा सा मतलब क्या है? मान लीजिए 2026 में अटेम्प्ट आपको दोबारा देना ही पड़ेगा, 2025 में बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये आपको लग सकता है कि नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव थॉट नहीं है, ये सीधा सा जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर बता रहा हूँ कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सीधा सा जो बता रहे हैं, सबसे अच्छा तरीका मैंने हर बार बताया आपको, आपकी पीवाईक्यू सॉल्व हो रहा है अच्छे से किसी के मेंटर के बताने पर, तो सीधा सा उसी को फॉलो कीजिए। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं बैंकिंग सिस्टम की। तो सबसे पहले देखिए बैंकिंग सिस्टम में हम आरबीआई को पढ़ते हैं, इसके बाद देखेंगे कि बैंकिंग सिस्टम है क्या। तो देखिए सबसे पहले इसकी स्थापना देखते हैं। आजादी की पहले इसकी स्थापना हुई कब हुई? इसकी 1935 में। क्यों लिखा हुआ है आपके सामने 1935 में। और ये अधिनियम कब आया? अधिनियम आया 1934 में। अब यूपीएससी ये फैक्ट पूछे तो इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन तब भी आपको इतना तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी में सबसे जो एबीसीडी होती है इकोनॉमी की, वो यही होती है। अब इसकी स्थापना क्यों की गई? देखिए इसकी स्थापना दो तरीके से की है। क्यों? उस समय भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व था सरकार में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब भारतीय जागरूक होने लगे थे, उन्होंने मांग की थी ब्रिटिश सरकार से कि आप हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, आर्थिक नीतियां कैसे बन रही हैं। क्योंकि देखिए आरबीआई की स्थापना से पहले सब कुछ ब्रिटिश सरकार अपने अकॉर्डिंग चला रही थी, तो भारतीयों की मांग के अनुरूप ये लाए गए और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई। अब जो क्वेश्चन आया है वो है यूपीपीसीएस में आया था पहले, यूपीएससी में तो नहीं आया। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। स्टार्टिंग में कहाँ था? कोलकाता। इस फैक्ट को याद कीजिए, कभी जरूरत पड़े यूपीपीसीएस देने की तो हमेशा याद होना चाहिए। 1937 में मुंबई से स्थानांतरित कहाँ हुआ था ये? सॉरी, कोलकाता से कहाँ हुआ था? मुंबई हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका राष्ट्रीयकरण का सीरियस मतलब क्या है? इसको सरकार के अंडर लाया गया, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो सिर्फ प्राइवेट कंपनी की तरह काम कर रही, किसके? इंग्लैंड के अंतर्गत काम कर रही थी। तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया कब? आजादी के 2 साल बाद, लगभग 2 साल बाद। तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण आपको पता है राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? इसको सरकार के अंतर्गत कर दिया गया, यानी इसको सरकारी बना दिया गया पूर्णता, जिससे यह पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में आ गया। इसका प्रतीक क्या है? यूपीएससी की जो ट्रेंड है अभी तो संभावना कम लग रही है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि पॉसिबिलिटी हर एक चीज की होती है, तो हो सकता है इसका प्रतीक पूछ लिया जाए, क्योंकि आरबीआई हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है यूपीएससी के नजरिए से। तो उससे संबंधित फैक्ट्स, कोर एरिया, थीम्स आपको पता होना चाहिए। तो खजूर का पेड़ और बाग, और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो कोई सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है।
कि खजूर का पेड़ और बाग किसका प्रतीक है? भारत की समृद्धि का और शक्ति की प्रतीक। तो ठीक है, इतना ठीक है। अब आगे चलते हैं सीधा सा। सबसे जो महत्वपूर्ण है आरबीआई में पढ़ने का, तो वो है इसके कार्य। और इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? आरबीआई की संरचना। आरबीआई की संरचना से क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में भी। सबसे पहले आरबीआई की संरचना में जो भी सदस्य काम करते हैं, मतलब संरचना में कौन कौन से व्यक्ति होते हैं? सबसे पहले गवर्नर होते हैं। पहले तो अभी गवर्नर हाल ही में चेंज हुए हैं। नाम आपको कमेंट में लिखना है कि शक्तिकांत दास अब नहीं है, अभी चेंज हुए हैं। आप नाम किस में करेंगे? कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। केंद्रीय बोर्ड होता है एक, जिसमें गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं और अन्य सदस्य मिलकर केंद्रीय बोर्ड का गठन करते हैं। यह वित्त मंत्री के मार्गदर्शन में काम करता है। मौद्रिक नीति समिति होगा ये, हाँ। इसका और इनका सभी का कार्यकाल कितना होता है? इनका 4 वर्ष होता है, सीधा सा। अब आरबीआई की संरचना हो गई। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, तो इसके अध्यक्ष नहीं होते हैं। किसकी? मौद्रिक नीति समिति की गवर्नर होते हैं इसके अध्यक्ष, लेकिन ये वित्त मंत्री के मार्गदर्शन में काम करता है, सीधा सा। अब इसके कार्यों को देखते हैं। देखिए, आरबीआई की कार्य क्या है? मुद्रा का नियमन। सबसे पहले देखिए, आप जो सामने आपके पैसे देखते हैं, कि आप नोट देखते हैं, नोटबंदी देखते हैं, पैसे की करेंसी आ रही है, कितना फ्लो हो रहा है। फ्लो का मतलब क्या है? कि नोटों की संख्या बाजार में कितनी होनी चाहिए, कब कम करना है, कब ज़्यादा करना है। तो मुद्रा का जो नियमन है वो कौन करता है? वो आरबीआई करती है। देखिए, अगर आरबीआई के बारे में अगर हमको सीधा सा अंडरस्टैंडिंग लेनी है एक लाइन में, तो सरकार आर्थिक गतिविधियां जो भी करती है पैसे के लेन देन में, तो उसका जो वो कौन है? पीए, वो है आरबीआई। कि सरकार डायरेक्ट कुछ काम करती ही नहीं है, वो बोलती है आरबीआई से और आरबीआई सीधा काम करता है। तो सीधा मुद्रा का नियमन, कितने की नोट छापने हैं, कितने की छपाई करनी है, कितने की क्वांटिटी चाहिए आपको, तो सब कुछ क्या करेगा? आरबीआई। मौद्रिक नीति का संचालन, ये टॉपिक एक अलग टॉपिक है, इसको पढ़ने में भी हमको एक क्लास अलग लगेगी। सीधा से यहाँ पे समझ लेते हैं। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए देखिए, आरबीआई के कार्य मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, इससे सीधा क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो भी कई बार यूपीएससी में। और यूपीएससी में आरबीआई और बैंकिंग सिस्टम से लगभग हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है किसी साल छूट गया हो, लेकिन एवरेज आप देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन का हमेशा रहता ही है। तो मौद्रिक नीति का संचालन सीधा मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं हम किसी भी अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए। हम अर्थव्यवस्था के विकास और संतुलन, 2 वर्ड लिखिए यहाँ पर, संतुलन, और सेकंड लिखेंगे आप समृद्धि। समृद्धि और विकास। विकास के लिए क्या बनती है? मौद्रिक नीति। नीति का सीधा मतलब है क्या? आपकी पॉलिसी और प्लानिंग। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि देखिए, हर एक चीज आरबीआई नियंत्रण नहीं, मतलब आरबीआई के अंतर्गत नहीं चलती है। कभी कभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मांग और आपूर्ति के सिद्धांत मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। इसमें क्या होता है? अगर आपूर्ति ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है? मंदी आ जाती है। कि लोगों के पास अगर पैसा नहीं है तो क्या? आपूर्ति ज्यादा हुई होगी तो क्या हुई? आपने एक वर्ड सुना होगा, सस्ताई या सस्ती, इसमें ही एक वर्ड है मंदी। तो ये होता है, अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है और आपूर्ति कम है तो क्या होगी? महंगाई। तो इसी चीज़ को देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आरबीआई देख कर बस देखती रहे और कुछ ना करे। वो इसको क्या विनियमन करने के लिए, यानी इसको नियंत्रण करने के लिए क्या अपनाती है? मौद्रिक नीति। और वो इसको कैसे संचालित करती है? उसका संचालन होता है कैसे? आरबीआई के अंतर्गत क्या 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 आता है? बैंक्स आती हैं, क्योंकि बैंक सिस्टम क्या करता है? लोन देता है लोगों को। तो यहीं से ये कंट्रोल करती है, ये बोलती है बैंक से कि भाई अब लोन देना कम कर दो। तो क्या होगा? मार्केट से पैसा कम होगा। जैसे ही मार्केट से पैसा कम होगा तो लोगों के पास पैसा कम होगा। इन्होंने लोन देना कम किया, सीधी सी बात। इन्होंने लोन देना कम किया तो लोगों के पास, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति ए, इसके पास हुआ पैसा कम। तो जो बाजार में जाने के बाद जो मांग बढ़ा रहा था, मांग का मतलब है कि रेट बढ़ा रहा था जाकर, कि 10 चीजें थी और लेने वाले उसमें कितने थे? 15 लोग थे। तो क्या इसकी
मांग बढ़ रही थी, इसी डिमांड बढ़ रही थी, डिमांड नहीं बढ़ी क्योंकि इसके पास अब पैसा है ही नहीं, क्योंकि बैंक ने इसको लोन नहीं दिया। बैंक ने लोन क्यों नहीं दिया? क्योंकि आरबीआई ने मना कर दिया था। तो इसके पास पैसा कम, तो ये यहाँ पर मार्केट में नहीं जाएगा। क्यों? इसके पास पैसा है ही नहीं मार्केट जाने के लिए। तो सीधा से क्या होगा? कंट्रोल होगा। अब डिमांड घटेगी। डिमांड क्यों घटेगी? क्योंकि पैसा ही नहीं है। एक चीज रूल ध्यान से, इस चीज को ध्यान से सुनिए, फोकस होकर सुनिए। डिमांड हमेशा पैसे से बढ़ती है। अगर लोगों के पास पैसा है तो डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है। अब एक और चीज है कि अगर लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, आर्थिक मंदी में चल रहा है देश, तो वही आरबीआई यहाँ बैठा हुआ है। इसके अंतर्गत बैंक हैं, कई सारी बैंक्स होती हैं। हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे उसको, अगले टॉपिक में, इसी टॉपिक में पढ़ेंगे अगली क्लास में अच्छे से। तो क्या करेगा? ये बैंक्स हैं इसकी, कोई सरकारी बैंक है, कोई सहकारी बैंक है, कोई प्राथमिक कृषि सहकारी समिति है, और भी अदर इंस्टीट्यूशन है जो एनबीएफसीज हैं। तो ये इनसे क्या बोलेगा सीधा सा कि अगर मार्केट में पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, सब घर पे बैठे हुए हैं, हो क्या रहा है फिर कि जो कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, सभी क्या बंद होने की कगार पर आ गई हैं। क्यों? लोगों के पास पैसा नहीं है, तो ना वो कार खरीद रहे हैं, ना वो कुछ अच्छा सामान खरीद रहे हैं। तो क्या हो रहा है? आर्थिक गतिविधि नहीं चल रही है। अगर आर्थिक गतिविधि नहीं चलेगी, आप देखिए, इकोनॉमी 1% भी टफ नहीं है। आप सिर्फ पता है किसको कैसे प्रैक्टिकली सोचा कीजिए कैसे। अब सामने देखिए, एक चीज पर वर्तमान जो वित्त मंत्री हैं वो ट्रोल होती हैं, वो क्या है? टैक्सेशन पर। अगर आर्थिक गतिविधि चलेंगी ही नहीं, अगर आप कोई सामान खरीदेंगे नहीं, तो क्या होगा? टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स नहीं लगेगा तो क्या होगा? सरकार पर टैक्स नहीं जाएगा। सरकार तो इसके ऊपर भी है ना, सरकार सबसे ऊपर है। तो टैक्स नहीं लगेगा, सरकार के पास जो खजाना है वो धीरे धीरे खाली हुआ। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, सरकार को तो खर्च करना है, चाहे खजाना कितना भी हो। क्यों करना है? वो लोक कल्याणकारी रवैया अपनाती है, क्योंकि हम क्या है, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। इसमें लोक कल्याणकारी का सीरियस मतलब क्या है? सरकार हमको पीडीएस देती है, सरकार हमारे लिए आयुष्मान योजना जैसी बुलाती है। कई प्रदेशों में महिलाओं को हर महीने डीबीटी के माध्यम से पैसे उपलब्ध करवाती है, और भी कई सारी योजना जो आपको याद आ रही हैं अभी। तो टैक्सेशन कम होगा, खजाना कम होगा, तो पैसा कहाँ से लाएंगे? अब आप में से जो पहली बार इकोनॉमी पढ़ रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि एक काम करते हैं ना, नोट छपवा देते हैं सीधा, कि नोट प्रिंट करवा दो, सीधा बंटवा दो। ऐसा नहीं होता। ये समझेंगे कब? हम जब मौद्रिक नीति पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं किया जा सकता सीधा सा। अगर आर्थिक गतिविधि ऐसे नहीं चलेगी, तो हमने आपको कॉजेज बता दिए कि क्या होगा, इसका अफेक्ट या इफेक्ट क्या होगा इकोनॉमी पर। नकारात्मक रूप से होगा, सीधा सा आप समझ गए होंगे, नकारात्मक रूप से होगा। अब ये कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि मैं सिंपल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में। इसलिए हर एक वर्ड को मेरे हर एक शब्द को ध्यान से सुनिए सीधा सा। अब मैंने आपसे क्या बोला कि आर्थिक मंदी चल रही है, पैसा है नहीं लोगों के पास, तो ये है आपका आरबीआई। ये है आपके बैंक्स, अदर बैंक्स। अब ये उनसे बोलेगा, क्या बोलेगा कि एक काम करो, लोन ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करो। लोन ज़्यादा देने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? ये कि लोग तो बोलेंगे ना भाई, हम लेना ही नहीं चाहते। तो ये क्या बोलेगा कि मैं पहले 9% के ब्याज पर देता था लोन, अब तुम एक काम करो 6% पर ले लो। चलो और भी कम कर देता हूँ, 5% पर लोन ले लो। तो व्यक्ति बोलेंगे देखिए, फायदे की चीज़ है, 5% पर हम ब्याज पर लोन ले लेते हैं, इसका हम बिजनेस करेंगे। अब लोगों के पास पैसा आया, वो बिजनेस में डालेंगे, कुछ पैसे को वो खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई पर जो एक्स्ट्रा क्या है, सप्लाई सरप्लस चल रहा है। सप्लाई सरप्लस का मतलब क्या है? आपूर्ति। इस वर्ड को लिखिए, आपूर्ति अधिशेष। मैंने आपको कुछ क्लासेस पहले बताया था, कुछ क्लास पहले क्या, 1 या 2 क्लास पहले ही बताया होगा कि होता क्या है, जब डिमांड कम हो जाती है तो कई सारा जो माल है फैक्ट्री में रखा रहता है, क्योंकि उसकी डिमांड हो ही नहीं रही, तो उसी को बोलते हैं आपूर्ति अधिशेष। तो जो माल रखा हुआ है पहले से, तो वो भी आपका खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि लोग अब इसकी डिमांड करने लगे हैं, जो कि बीच में खत्म हो गई थी। ये होने लगेगी तो क्या है, आपका टैक्सेशन भी होने लगेगा। टैक्सेशन टैक्स करने लगेगा तो सीधा खजाना वापस होने लगेगा, यानी पूरी आर्थिक गतिविधि चलने लगी है सीधा सा।
आप समझ गए कि मौद्रिक नीति का संचालन कैसे होता है। ये मैंने आपको बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट में, बड़े छोटे से समय में आपको समझा दिया, लेकिन इसको बारी-बारी समझेंगे कि करता कैसे है। मैंने अभी तो आपको सीधा समझा दिया, देखिए कैसे, कि इसने बोल दिया बैंक को कैसे बोल दिया। अब मैं आपको इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी में और कॉन्सेप्ट में समझाऊँगा कि किस प्रकार रेपो रेट इसको प्रभावित करती है, किस प्रकार इसको रिवर्स रेपो रेट प्रभावित करती है, कैसे बैंक दर काम करती है, कैसे एमएसएफ काम करता है, कैसे जो आपकी जो क्या है मिनिमम कैपिटल अमाउंट है वो कैसे काम करता है, सीधा सा क्राउडिंग आउट क्या होता है, क्राउडिंग इन क्या होता है। कई सारे जो टर्मिनोलॉजी है जो सीएपीएफ में पूछा गया 2021 में, एक टर्मिनोलॉजी पूछी गई थी, वो टर्म 2025 में ज़्यादा आने की संभावना है, तो उसको हम कब देखेंगे, अगली क्लास में। तो आप सब समझ गए होंगे कि मौद्रिक नीति काम कैसे करती है, और उस मौद्रिक नीति को कब समझेंगे हम, अगली क्लास में। अगर बैंकिंग टॉपिक पूरा हो गया तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे उसको। वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण। अब वित्तीय सिस्टम हमारा जो चलता है कि बैंक कैसे काम करेंगी, आरबीआई कैसे काम करेगी, बैंकिंग का जो लोन देने का सिस्टम होगा वो कैसे होगा, कितने प्रकार के खाते होंगे, कैसे कैसे वित्तीय प्रणाली चलेगी, तो इसका जो नियम है, ये नियम कौन बनाता है, ये नियम बनाता है कौन, बनाता है आरबीआई। और इसका जो सुपरविजन, इसके जो क्या करता है, नियंत्रण, या नियंत्रण से अच्छा वर्ड क्या होगा आपका, निरीक्षण। निरीक्षण कौन करता है, आरबीआई। देखिए नियम तो आपने बना दिए, लेकिन जरूरी ये भी तो है कि आप देखें कि बैंक सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, हमारी जो भारत की वित्तीय प्रणाली है सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। और आप हमेशा ध्यान दीजिए, सरकार, आपने नाम सुना होगा राजकोषीय नीतियां, तो जो जितनी भी नीतियां बनती हैं इन सभी का निरीक्षण भी आरबीआई करता है। अब विदेशी मुद्रा प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन को मैंने कब पढ़ाया था आपको, एलपीजी टॉपिक में। एलपीजी टॉपिक में क्या पढ़ाया था कि हमको मेंटेन करना पड़ता है क्या, डॉलर को, सीधा सा विदेशी मुद्रा में क्या आता है हमारा, डॉलर। तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। तो इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, इसको मेंटेन करने का काम करता है आरबीआई। सरकार ने तो ये बोल दिया कि कुछ भी करो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमको बताओ, लेकिन कुछ भी करो इस चीज को मेंटेन करो, क्योंकि इस चीज से हमारा क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और खासकर हमारा इंपोर्ट। अगर हमको विदेशों से कुछ चीजें खरीदना है तो क्या चाहिए हमको, विदेशी मुद्रा, यानी हमारा इसमें पैसा होना चाहिए, मुद्रा इसमें होनी चाहिए, किसमें, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता। अब ये आपको अच्छे से समझना है इसको। देखिए आपने एक चीज सुना होगा कि 2 या 3 बार क्वेश्चन भी आए हैं कि अमेरिका, यूएसए, सीधा सा अमेरिका यूज मत कीजिए, अमेरिका अलग है, यूएसए, अगर कोई फेडरल, यूएसए का जो मुख्य बैंक है वो क्या है, फेडरल रिजर्व बोलते हैं उसको, अगर कोई वो नीति अपनाता है तो उसका प्रभाव सीधा भारत पर भी होता है। और इसका सीधा सा मतलब ये नहीं कि सिर्फ भारत पर हो रहा है, उसका पूरी दुनिया पर होता है। दुनिया पर क्यों होता है, सीधी सी बात है, क्योंकि उसकी जो करेंसी है डॉलर, वही संपूर्ण विश्व में आयात निर्यात का क्या बनी हुई है, मुद्रा बनी हुई है। तो इसलिए क्या होता है, जब भी डॉलर सस्ता होता है, महंगा होता है, तो क्या होता है, हर एक देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। तो इसको कैसे मेंटेन करना है, अगर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है डॉलर के बढ़ने से या घटने से, तो उसको कैसे काउंटर करना है भारत में, तो वो कार्य कौन करेगा, आरबीआई। फेडरल रिजर्व से क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, शायद 2024 में भी पूछा गया, 23 में पक्का पूछा गया, इससे पहले भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे पीवाईक्यू में, यूपीएससी में, और अदर एग्जाम में तो काफी बार। सरकार का बैंकिंग कार्य मैंने आपको बता दिया है। सरकार की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, संपूर्ण आर्थिक गतिविधियां कौन देखता है, आरबीआई। बैंकों का बैंकर, देखिए आपने ये तो देखा होगा कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप किसके पास चले जाएंगे लोन लेने, बैंक के पास। मान लीजिए एसबीआई है, या आपकी आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, या आपकी एचडीएफसी है, अदर बैंक हैं जो भी। अब आप तो इसके पास चले जाएंगे कि भाई लोन दे दो, भले ही 15% की रेट पर दे दो, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है। तो ये दे भी देगा, आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, या कुछ योजना ऐसी हैं जिसमें गिरवी नहीं रखना पड़ता है, कुछ सिक्योरिटी नहीं रखनी होती है, तो डायरेक्ट लोन मिल जाता है। लेकिन ये भी तो कहीं से पैसा लाते होंगे, ये पैसा लाते हैं कहाँ से अपना, अगर सरकारी कंपनी है तो डायरेक्ट आरबीआई इसको फंडिंग करती है। आरबीआई कहाँ से लाती है, सरकार से।
रहता आरबीआई के पास ही, ये सरकार इस पर नियंत्रण रखती आरबीआई पर। तो वही बार, एक मिनट, वही बात कि सरकार इस पर नियंत्रण रखती है। तो एसबीआई तो सरकारी बैंक है, तो इसका फंडिंग कौन करेगा? आरबीआई करेगा। लेकिन आईसीआईसी बैंक है, बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनी जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, तो इसकी फंडिंग तो इसके मालिक करते हैं जिन्होंने इसको ओपन किया है। लेकिन अगर इसको पैसे की जरूरत पड़ती है, मालिकों के पास भी पैसा नहीं है, तो इसकी फंडिंग कौन करेगा? इसकी फंडिंग करेगा आरबीआई। कि भाई तुम पर पैसा नहीं है, ये लो पैसा, मुझे कुछ सिक्योरिटी तो चाहिए, कोई अगर तुम भाग गए तो मैं क्या करूंगा? जैसे आपने 5 या 7 साल पहले का एक स्कैम सुना होगा, किसका? पंजाब नेशनल बैंक का। एक बार आप सर्च कीजिएगा न्यूज़पेपर में या गूगल पर न्यूज़पेपर डालकर सर्च कीजिएगा, आपको हेडलाइंस मिल जाएंगी न्यूज़पेपर की, क्या क्या स्कैम हुआ था। और देखिए, इतनी नॉलेज होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देते वक्त आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही। अगर वो क्वेश्चन नहीं भी पूछता है, तो आपका जो माइंड है उसको पता है कि आपको पता है बहुत सारी चीज़ें। तो आपका जो बिहेवियर है वो चेंज होता है, आपका जो एटीट्यूड है दिखने का, दिखाने का, वो सब कुछ चेंज होता है, बोलने का तरीका चेंज होता है। क्यों होता है? वही नॉलेज। तो जहाँ पर भी आपको नॉलेज मिले, जल्दी से जल्दी उसको कैच किया करें आप, कि इसको आपको पकड़ना है, छोटी सी छोटी नॉलेज। इसलिए आप एक बार देखिएगा इसको, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंग्लिश में भी लिखते जाइए। हमेशा मैंने आपसे बोला इकोनॉमी क्लास में कि इकोनॉमी को पढ़ते समय हमेशा इंग्लिश भी लिखते जाए। तो वित्तीय समावेशन का सीधा सा मतलब है कैसे? समावेशन मैंने आपको बताया था, वित्तीय का मतलब है सिर्फ पैसा। तो पैसा जो है उसका समावेश कहाँ तक होना चाहिए? वंचित वर्गों तक भी होना चाहिए। और वित्तीय समावेशन को उदाहरण क्या देखेंगे? उदाहरण से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कैसे। वित्तीय समावेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है क्या? जन धन योजना। यानी सरकार ने क्या किया, गरीब से गरीब लोगों के पास, जिनके पास 1 रुपया नहीं था क्या बैंकों में जमा करने के लिए, उनका भी खाता खुलवाया जनधन योजना के माध्यम से। खाता खुला, इन खातों में क्या आता है? सरकार डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, या आप लिखिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। देखिए, मैं आपको बोलता जा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ सुनना है, आपको नोट्स भी बनाते जाना है। क्योंकि देखिए, पीपीटी में इस स्लाइड में बहुत कम लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता आपको बहुत ज्यादा रहा हूं। तो वही बात है कि कब कौन सी बात एग्जाम में आ जाए ये पता नहीं है। सीधा सा आप लिखते जाइए साथ साथ में। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से पैसे जमा करती, जैसे क्या मैंने आपको बताया था लॉकडाउन के टाइम पर भी। और आपकी जो आपने नाम सुना होगा मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना, और अदर स्टेट में भी, जैसे महाराष्ट्र में भी बोला गया था, पता नहीं वहाँ पे लागू हुई या नहीं। दिल्ली में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ के जो केजरीवाल जी हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बोला है कि हम भी दिल्ली में देंगे। पंजाब में भी वादा किया गया था, लेकिन पंजाब में उन्होंने दिया नहीं। तो सीधा सा मतलब है वित्तीय समावेशन, यानी पैसा गरीबों तक भी पहुंचे। ऐसा नहीं कि वित्तीय समावेशन ऐसा हो कि सिर्फ अमीरों को अमीर बनाए और गरीबों को गरीब। ये क्या है? ये असमानता होती है, और भारत में असमानता बहुत ज्यादा है। ये टॉपिक पढ़ेंगे, असमानता हम किसके साथ? बेरोजगारी और गरीबी के साथ। अब देखिए, ये है वित्तीय समावेशन, हम समझ गए। ग्राहक संरक्षण, अब हमने देख लिया कि वो कैसे कैसे काम करते हैं, इन सारे काम। और इसके साथ जरूरी ये भी तो है कि हम व्यक्ति हैं, ग्राहक कौन है? ग्राहक हैं हम जनता, हम भारत के लोग। सीधा सा क्या है, प्रस्तावना को हटाइए, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो हम भारत के लोग कौन है? ग्राहक। अब इनके संरक्षण, इनके अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? आरबीआई करेगा। आरबीआई कैसे करेगा? वही नियंत्रण और निरीक्षण के माध्यम से, पैसे के लेन देन और भुगतान प्रणाली का प्रबंधन। अब आपको एक बैंक से दूसरे बैंक को पैसा भेजना है, तो इसका प्रबंधन कौन करता है? ये भी आरबीआई करता है। आर्थिक विकास में योगदान कैसे करता है? इन चीजों को इंक्लूड कीजिए, इस चीज से क्या होता है? आर्थिक विकास होता है। वित्तीय साक्षरता और जागरूकता कौन करता है? आरबीआई करता है। तो सीधा सा हम क्या पढ़ चुके हैं? आरबीआई के कार्य। तो हमने इंपोर्टेंट चीजें खत्म कर दी हैं, क्या? आरबीआई के कार्य। अब
देखते हम, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में, लगभग 2005 से पहले का क्वेश्चन है ये। उसमें पूछा था कि भारतीयों द्वारा स्थापित की गई पहली बैंक, तो वो कौन सी बैंक थी? अवध कमर्शियल बैंक थी, उसका आंसर था। अब लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि भारत में पहली बैंक कौन सी थी, वो थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। लेकिन यहाँ पर क्या समस्या थी, ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी, ना कि भारतीयों द्वारा। लेकिन भारतीय द्वारा पहला बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। ये फैक्ट आपको याद करने हैं, क्योंकि मैंने जब 2024 का क्वेश्चन पेपर देखा तो मैं इस चीज़ को जान गया था कि यूपीएससी कभी भी अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। मैंने 23 का एग्ज़ाम देखा, 24 का एग्ज़ाम देखा, 22 का एग्ज़ाम देखा। 22 का मुझे न्यूट्रल लगा, 23 का मुझे एक तरफा लगा और 24 का भी एक तरफा। यानी ये आप टफ मान सकते हैं, ये आप इजी मान सकते हैं। लेकिन इजी किस बेस पर था? ये था ऑप्शंस लेवल पर और फैक्चुअल लेवल पर और कॉन्सेप्ट बेसिस पर। ये था किसकी बेसिस पर? ये था सिर्फ ऑप्शन बेसिस पर। अगर 23 का भी आप पेपर देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, क्वेश्चन पेपर सेम 22 जैसा ही था, लेकिन सिर्फ आपको समस्या कहाँ हुई, कट ऑफ कम क्यों गया? कट ऑफ कम जाने का एक ही कारण था, वो था ऑप्शंस चेंज करने का, कि ऑप्शन का उसने जो पैटर्न है वो चेंज किया था। तो आपको 25 की तैयारी कैसे करनी है? तो 25 की तैयारी करनी है आपको 22 का पेपर देख के। आपको इजी क्वेश्चन पेपर की तैयारी भी करनी है, आपको टफ की भी तैयारी करनी है। तो पेपर अगर मैं प्रेडिक्ट करूं, देखिए मैं यूपीएससी का एक्सपर्ट तो नहीं हूं कि मैं यूपीएससी पैनल में बैठता हूं तो एक्सपर्ट हो जाऊं। लेकिन जैसे कि मैंने 24, मुझे पता था कि 23 में इतना टफ क्वेश्चन पेपर पूछा है, तो क्या होता है पेपर टफ पूछने से, आपने देखा होगा आंदोलन भी हुआ था, तो उसका इफेक्ट यूपीएससी पर भी पड़ता है। तो उसने क्या किया, 24 में आसान दे दिया। अब वो इसको क्या करनी, बैलेंस करने के चक्कर में आपका जो पेपर आएगा वो आएगा 22 जैसा। ना पेपर टफ रहेगा, ना पेपर इजी रहेगा, पेपर रहेगा आपका मॉडरेट। मॉडरेट तैयारी करने से होता क्या है, अगर पेपर इजी भी आ जाता है तो भी आप आगे होते हैं, अगर पेपर टफ भी आ जाता है तब भी आप आगे होते हैं। तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए और जो आपको बता दें हम कि आने वाला है कैसा पेपर, वो आने वाला है मॉडरेट। इस चीज़ को आप आगे लिख लीजिए अभी से। और संभावना 90% मॉडरेट पेपर आने की ही है। बाकी कुछ अदर टीचर जो एक्सपर्ट हैं लगभग 5 के 10 साल से, उनसे बात करने के बाद किसी स्ट्रेटजी वीडियो में लगभग 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 महीने बाद कोई वीडियो लाएंगे या क्लास लाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि पेपर कैसा आ सकता है। 24 में भी एक एक्सपर्ट थे हमारे साथ, हमारे टीचर ही थे, उन्होंने बताया था कि पेपर इजी आने वाला है और सीधा वही हुआ। 23 में भी उन्होंने ट्रैक किया था कि पेपर टफ आने वाला है, वही हुआ। क्योंकि उनकी कोई क्लास ऑनलाइन नहीं थी उस वक्त, तो ये क्या हुआ, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने बताया था। लेकिन जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे उनको पता था कि टीचर ने बताया था कि पेपर ऐसे आने वाला है। तो सीधा सा आपको तैयारी कैसे करनी है, इजी क्वेश्चन की भी करनी है, मॉडरेट की भी करनी है और टफ क्वेश्चंस की भी करनी है। तो वही बात, तो इनको भी देख लीजिए। और पहला सफल भारतीय बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, 1894। इनकी डेट भी याद करेंगे आप। कोई भी संस्था, और देखिए ये किसकी परिभाषा है, ये है आपकी आरबीआई की। आरबीआई अधिनियम 1934 की परिभाषा क्या है बैंकिंग को लेकर, कि बैंक क्या होती है। तो इस परिभाषा को आप लिखेंगे, कोई भी संस्था जो जनता से जमा स्वीकार करती है और उन्हें उधार या निवेश के रूप में उपयोग करती हुआ बैंकिंग कार्य करती है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन सेट, जो क्वेश्चन सेट करता है यूपीएससी में, अगर उसका माइंड थोड़ा चेंज हुआ, उसने थोड़ा पैटर्न चेंज करने की कोशिश की इकोनॉमी में, तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कैसे, वो बोलेगा कि सहकारी समिति, सहकारी समिति है कोई, सहकारी समिति क्या 1934 अधिनियम के तहत बैंक है? सीधा सा बोलेगी बैंक है। एनबीएफसी का कोई भी उदाहरण लिख के बोल देगा, कैसे? चिट फंड कंपनी, चिट फंड कंपनी क्या आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत बैंक है? अगर ये स्टेटमेंट आ गया, भले यूपीएससी के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन 95% होगा।
तो इस परिभाषा के अनुसार आप इस परिभाषा को हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए कि आरबीआई अधिनियम 1934 बोलता क्या है, बैंक है क्या रियल में। और जब आप बैंकिंग टॉपिक पूरा पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किसको हम बैंक की श्रेणी में डाल सकते हैं, किसको हम बैंक की श्रेणी में नहीं डाल सकते, सीधा सा। तो ये परिभाषा आपके बहुत काम आने वाली है। यानी देखिए, हम तो सीधा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन वही बात, हमारी जो जिम्मेदारी, हमारा जो कर्तव्य है वो है आपको बताना कि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। और देखिए, ये जो मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, इस तकनीक को या इस पैटर्न पर यूट्यूब पर किसी भी टीचर ने बात नहीं की होगी कि बैंकिंग सेक्टर में वो ये बात कर रहा है कि परिभाषा के अनुसार क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और यूपीएससी ने जब भी पैटर्न चेंज किया है, हर बार वो नए नए पैटर्न लाता है, तो पैटर्न उसके इसी प्रकार होते हैं कि वो क्या करता है, टॉपिक को लिंक करता है। टॉपिक इंटरलिंक क्या होता है, मैंने ओरिएंटेशन प्लस में बताया है आपको, इकोनॉमी की में भी और इन्वायरमेंट भी, इंटरलिंकेज क्या होता है टॉपिक्स का। अब इंटरलिंकेज कैसे हो रहा है यहाँ पर कि वो 1934 का आपने अधिनियम पढ़ा होगा, तो उसमें आपने परिभाषा भी पढ़ी होगी, बैंक होता क्या है। अब आपने परिभाषा पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि बैंक क्या होता है। अब आपने बैंकिंग सिस्टम पढ़ा है, तो कौन कौन सी बैंक इसके तहत बैंक है या नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप ये पढ़ा कि एसबीआई बैंक है, आईसीआईसी बैंक बैंक है, या एचडीएफसी है तो वो बैंक है, ऐसे नहीं पढ़ना है। अगर आपने दोनों पढ़ा है तो आप अपने माइंड से भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये बैंक है या नहीं। अगर कोई बैंक जमा स्वीकार करती है, ये क्या है जमा स्वीकार करना, ये है आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं एसबीआई में, मान लीजिए कोई बैंक है, उसमें आप अपना खाता खुलवाते हैं, तो अगर बैंक आपको अनुमति देती है कि आप अपना पैसा खाते में जमा करवा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं जमा स्वीकार करती है। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होगा कि कई सारी बैंक्स होती हैं जो जमा स्वीकार नहीं करती। तो आप बोलेंगे कि सर फिर वो बैंक काम क्या करती हैं? वो काम करती हैं सिर्फ लोन देने का और लोन वापस लेने का, सिर्फ इतना। इसमें आप किसको मान सकते हैं? माइक्रो फाइनेंस कंपनी का नाम आपने सुना होगा, लघु वित्त बैंक या लघु वित्त कंपनियां। क्योंकि देखिए, बैंक इसको क्यों नहीं बोलेंगे, कंपनियां क्यों बोल रहे हैं इसको? इसी वजह से क्योंकि 1934 के अधिनियम में क्या बोला गया था कि जो जमा स्वीकार करती हैं, तो सीधा सा मतलब क्या, जो जमा स्वीकार करती है, मतलब जिस बैंक के खाते में हम अपना पैसा जमा कर सकते हैं और करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? बैंक। तो सीधा से आपको यहाँ पर क्लियर है। आप देखिए, अगले क्लास के लिए हम आपको थोड़ा सा बता दें कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या और ये सिस्टम है क्या। सबसे पहले आप अपने नोट्स में ये बनाएंगे। आप जरूरी नहीं कि आप ये गोला बनाएं, आप ऐसे बना सकते हैं। तो देखिए, वित्तीय तंत्र आपने पढ़ा अभी, वित्तीय तंत्र कैसे काम करता है, फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंस सिस्टम। लिखिए फाइनेंस सिस्टम। फाइनेंस सिस्टम दो तरीके से काम करता है, एक है गैर बैंकिंग तंत्र, एक है बैंकिंग तंत्र। गैर बैंकिंग तंत्र कैसे काम करता है? इसमें आता है आपकी एनबीएफसीज, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो काम तो किसका करते हैं? वित्त का, लेकिन वो बैंक नहीं है। बैंक क्यों नहीं है? वही 1934 के अधिनियम के तहत। अब बैंकिंग तंत्र पर बात करते हैं। बैंक में कौन कौन आता है? बैंक में आपका कौन? आरबीआई भी आता है। आरबीआई तो लेकिन बैंक थोड़ी है, वो तो बैंकों का बैंकर है, अभी हमने पढ़ा। तो आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंकर। ये क्वेश्चन यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछा गया है, ध्यान दीजिए एक क्वेश्चन का। तो बैंकिंग तंत्र को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। दो प्रकार की बैंक होती हैं हमारी, कौन सी? वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक और सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स। सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक को हम कैसे समझेंगे? सीधा सा, वाणिज्यिक बैंक को आप सीधा समझिए, एसबीआई है, वो क्या है? आपकी वाणिज्यिक बैंक है। क्यों है? कैसे? इसमें आप जमा स्वीकार करती है, ये हमको लोन भी देती है। इसमें हम फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, इसमें हम आवर्ती और सावधि खाता खोल सकते हैं, और इसका सीधा सा मतलब होता है लाभ कमाना। लाभ कमाना होता है इसकी सीधा सा उद्देश्य। तो एसबीआई क्या है? इसका सीधा सा उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना और वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाना। सीधा सा मतलब, अभी मत लिखिए,
हम एक एक बैंक को अच्छे से पढ़ेंगे। अब वाणिज्यिक बैंक होती है कॉमर्शियल बैंक, एसबीआई इसी में आता है, आपका एचडीएफसी इसी में आता है, आईसीआईसी। आप आसपास जितने भी बैंक्स का नाम सुनते हैं, कैनरा बैंक और आप सिटी बैंक का नाम सुनते हैं जो कि विदेशी बैंक है, तो सभी वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत ही आती हैं। अब ये होती हैं दो टाइप से, अनुसूचित और गैर अनुसूचित। अब अनुसूचित क्या होता है? वो बैंक, ये आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं नेक्स्ट क्लास में तो हम पढ़ेंगी। वो बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत या 1934 की दूसरी अनुसूची में रजिस्टर होते हैं, वो क्या है? अनुसूचित। तो आप सब समझ ही गए होंगे गैर अनुसूचित क्या होता है। सीधा सा इस परिभाषा को उल्टा कर दीजिए, बी बैंक जो आरबीआई अधिनियम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में रजिस्टर नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? गैर अनुसूचित बैंक। अब इनमें भी डिफरेंस होता है। अब इस डिफरेंस को हम डीप तरीके से जानेंगे किसमें? अगली क्लास में, जब हम एक एक बैंक को अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये क्या है? एक तो हो गया हमारा कॉमर्शियल बैंक, ये दो टाइप से होता है, इसके उदाहरण हमने जान लिए कि एचडीएफसी, आप आसपास जो भी नाम सुनते हैं। अब आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, जिला सहकारी बैंक। हर एक तहसील में, हर एक जिले में आपको ये बैंक जरूर मिलेगी। इसका सीधा उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि इसका सीधा सा उद्देश्य होता है वित्तीय समावेशन होता है। सहकारिता शब्द को आप जब गूगल पर सर्च करेंगे, जब आप पता लगाएंगे, अगर आपने सब पढ़ा होगा, सहकारिता का मतलब होता है मिलजुल कर कार्य करना, सहकारिता। तो इसमें क्या स्थानीय लोग भी शामिल होते हैं इस सहकारी बैंक में, यानी वो भी इसमें हिस्सेदारी कर सकते हैं। ये भी दो प्रकार की होती है, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। परिभाषा सेम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? वो वाणिज्यिक बैंक थी, उसका उद्देश्य क्या था? लाभ कमाना। और सरकारी बैंक के अंतर्गत कार्य भी अलग होते हैं, और इसको दो भागों में बांटा जाता है, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। तो ठीक है, अगली क्लासेस में हम बारीकी से जानेंगे कौन सा बैंक कैसे काम करता है, इन सब में डिफरेंसेस क्या होते हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे बनाए गए हैं और कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।